अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान के साथ हाजिर हुई हूँ। मेरे जो वालेकुम सलाम। मेरे जो मेहमान इस वक्त बराबर वाली विंडो में नजर आ रहे हैं, अगर मैं उनका तारुफ कराने बैठी तो मेरा ख्याल है कि अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनका तारुफ जो है वो फिर भी मुझे लगेगा हक अदा नहीं हुआ। लेकिन मैं इन्हीं की जो एक पोएम है, पोएम से ही मैं सर का तारुफ कराऊंगी और उसके बाद हम बात को। ये 7 सदी का किस्सा है, ये 7 बरस की बात नहीं। तारीख ने जब आंखें खोली सब पानी था, फिर पानी पर तस्वीर बनी, तस्वीर जमीन पर फैल गई और उस पर बारिश टूट पड़ी। एक बीज कहीं बरसात सदी की आहट से बेदार हुआ, जंगल बनकर फैल गया और फिर वो बीज एक हरे भरे जंगल की सूरत इख्तियार कर गया। और फिर उसने वो मारकतुल आरा तख्लीकात की कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। कहते हैं कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, लेकिन यहाँ पर तो गुल को भी पता है कि कुदरत ने उसको कितने हसीन रंग और कितने अछूते रूप से नवाजा है। उस रंग को हमारी तरफ असगर और उस रूप को हमारे यहाँ नदीम सैयद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक, शुक्र है सब। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए, और आपने बहुत अच्छा तारुफ मेरी नज़म से लिया, बहुत शुक्रिया इसका। ऑनर्ड सर, रियली ऑनर्ड सर। मैंने कहा ना तारुफ क्या कराऊं, ड्रामा निगार, कहानी निगार, अफसाना निगार, तनकीद निगार, शायर, उस्ताद, कॉलमिस्ट, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी, पीटीवी अवार्ड जो है बेस्ट राइटर का। लेकिन उससे ज्यादा मुझे अक्सर हसीना आपा कहा करती थी। प्यार उससे लोग करते हैं, उसके ड्रामों से करते हैं, उतना तो यकीन कीजिए सर, वो सारे अवार्ड्स मैं मानती हूँ अपनी जगह, लेकिन सर जितना, इंक्लूडिंग मी, मैं तो एक बहुत छोटी सी आपकी फैन हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि सर मतलब जब नाम आ जाए ना, और फिर एक चीज और मैं कहूंगी कि जो ड्रामा सीरियल लिखा ना और उस ड्रामे में जिस अदाकार ने वो किरदार अदा किया, फिर उसके बाद वो अदाकार जो है उस किरदार के नाम से पहचाना गया। सुहेल असगर साहब आज भी जहानिया शाह ही हैं। मैं आज भी उनसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ माय एवरग्रीन जहानिया शाह। सर क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने जो गुफ्तगू भी की और उसमें जो हसीना मोइन साहिबा का, हम तो उन्हें आप भी हसीना आपा ही कहते थे और कहते रहेंगे, और वो अब भी मैं महसूस करता हूँ वो हम में ही हैं, और उनकी बातें, उनका काम वो हमारे पास है, तो हम उसको एडमायर करते रहेंगे। बहुत उन्होंने प्यार दिया, बहुत हमने भी उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा। मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके बाद की जनरेशन में पीटीवी का राइटर हूँ। अगरचे मैं लिटरेचर में तो आ चुका था पोइट की हैसियत से और दूसरी चीज़ों की वजह से, लेकिन ड्रामे में मैं इत्तफाकी तौर पर 1980 के बाद आया, और 1989 में जब मेरा प्यास आया तो एक ज़्यादा पहचान हुई, और 86 में दरिया सीरियल ने, तो उस वक्त से हसीना आपा से हमारा एक ताल्लुक। फिर मैंने कराची टीवी में बहुत काम किया, ख़ास तौर पर निजात, हवाएं, और चांद गिरन भी कराची में हुआ, मेघ मल्हार भी कराची में हुआ। तो फिर कराची की वजह से भी हसीना आपा से मुलाकातें और उनके साथ बैठना उठना, और फिर उनकी तरफ से जो एक शफकत मिली, तो उसकी बुनियाद पर फिर हमारा बहुत ही अच्छा ताल्लुक कायम रहा और आखिर तक रहा। यहाँ तक कि मैं अभी आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पिछले साल, ये आपके इल्म में होगा कि लाहौर में यहीं पर डिफेंसी में एक बहुत अच्छी तकरीब, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, जाहिर है शहनाज शेख भी थी, तो उनसे ताल्लुक की वजह से सब थे। तो उन्होंने ख़ास फ़ोन करके मुझे और मेरी बेगम को बुलाया, और हम दोनों, क्योंकि हमारा एक तरह से घरेलू ताल्लुक भी था, और शीबा से भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी, और शीबा ने भी उनको 1-2 फैसलाबाद फेस्टिवल में बुलाया, वो तशरीफ लाई, इनके साथ फिर ज़ाहिर ताल्लुक वो चलता रहा। तो इस हवाले से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपने सीनियर्स का बहुत प्यार मिला।
आपने अभी पूछा क्या चल रहा है, तो सच बात यह है कि ये जो जमाना आया है ये एक तरह से एक और दौर है, यानी पिछले साल से इस साल में दाखिल हुए हैं हम, और एक कोविड की वजह से हमारा मोस्टली, जैसे आपसे ऑनलाइन बात हो रही है तो मोस्टली मेरा अपने स्टूडेंट्स से भी रिश्ता इसी कंप्यूटर से, ऑनलाइन से है। मैं जितनी क्लासेस ले रहा हूँ वो सारी इसी तरह ले रहा हूँ। ठीक है, हालात जरा बेहतर हो जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वहाँ भी क्लासेस होती हैं। सो मुझे इस वक्त में लिखने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने एक नावल मुकम्मल किया, अभी आने वाला है, प्रिंट में है, और अब मैं एक खाकों की किताब मुकम्मल की है जो कि कुछ रहते थे। जाहिर है वक्त की वजह से चीज़ें डिले होती जाती हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ। और एक और काम जो मैंने किया है, जो मैं पढ़ाता हूँ फिल्म। अच्छा, फिल्म से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी फिल्म का ज़रा और तरह का हवाला है। आलमी सिनेमा यानी वर्ल्ड सिनेमा मैं पढ़ाता हूँ। तो वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री को जब मैंने पढ़ा, या हम पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उसमें बड़े अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो मैंने फिर फैसला किया कि उर्दू में कोई किताब नहीं है आलमी सिनेमा की तारीख पे, हिस्ट्री पे, तो वो लिख रहा हूँ। तो वो पहली किताब होगी उर्दू में जो वर्ल्ड सिनेमा पे होगी। तो बस ये सिलसिला चल रहा है। और सर, मैं तो उन स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती पे रश कर रही हूँ कि जो आपसे सीखते होंगे, क्योंकि आपके ड्रामों से हमने इतना सीखा कि मुझे याद है सर, आई वाज मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट, एक क्लास 4 का बच्चा के जिसको उस वक्त ये नहीं समझ थी कि तन तालू में आग लगी है, प्यास है मन के अंदर। लेकिन जब वो एक थीम सॉन्ग चलता था और वो ऐसा देखने वाले को मशहूर कर देता था। सर, मैं आपसे एक चीज जो है, क्योंकि आज हम जब आप खुशकिस्मती से मुझे मौका मिला है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर, देयर वाज अ टाइम कि मतलब हम 70 और 80 की दहाई की अगर बात करें तो उस वक्त बहुत कम कोई राइटर ऐसा होता था कि जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट या जो इंटीरियर के एरियाज में ये जो एक होते थे, सोसाइटल प्रेशर्स होते थे, कलम उठाता। लेकिन उनमें एक असगर नदीम सैयद उठा के जिसने जो लिखा कमाल लिखा, और ऐसा 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 चेहरा सोसाइटी का हमारे सामने लाया, स्पेशली सराइकी बेल्ट का, चोलिस्तान का। सर, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी, पहले मैं ज़रा वजाहत कर लूँ। मैं 5 साल तक बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के शोबा फिल्म और थिएटर का चेयरमैन रहा, लेकिन अब 5 साल के बाद नहीं। लेकिन मैं अभी भी उनकी विजिटिंग फैकल्टी में हूँ, और मैं एनसीए की फैकल्टी में भी हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी जो क्रिएटिव आर्ट का शोबा है उसमें प्रोफेसर हूँ। तो ये मेरे 3-4 जगहों पे मैं लेक्चर्स देता हूँ। ओके, तो जहाँ तक आपने मेरे ड्रामों के हवाले से जो उनका एक पस मंज़र रहा है, उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा। मुझे मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से था, है, और इंशाल्लाह रहेगा भी। तो बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ बनता है। बहैसियत राइटर अगर आप हैं तो आपको अपने खित्ते के दुखों का, मसाइल का, दर्द का, सबका एहसास होना ज़रूरी है। अगर आप एक राइटर हैं तो नेचुरली आपके इर्द गिर्द जो ज़िंदगी है, उसकी जो तारीख़ है, उसका जो पस मंज़र है, और उसका जो सकाफ़ती विरसा है, उसके साथ आप जुड़े हुए होते हैं। अगर आप नहीं जुड़े होते, आप राइटर नहीं बन सकते। दुनिया का कोई राइटर ऐसा नहीं है, किसी खित्ते का हो। खदीजा आपने ज़ाहिर पढ़ा होगा, आप जानती हैं, आप फिल्म भी देखती होंगी, कि जब तक कोई जो आर्टिस्ट जो है या कोई राइटर जो है, जब तक अपने पूरे माहौल की पूरी एहसास नहीं रखता, पूरी तहजीब को नहीं जानता, वो लिख नहीं सकता। तो इन मानों में मैं जब पीटीवी में आया तो पीटीवी का एक मैंडेट ये था कि आप पाकिस्तान की ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, या उस ज़िंदगी के कौन से शेड्स ऐसे हैं जो आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। तो नेचुरली ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है कि जिसमें ग्रे एरियाज जो जिंदगी के हैं,
وہ زیادہ ایڈریس ہوتے ہیں، کیونکہ جو کچھ اچھا ہے وہ تو آ جاتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس زندگی کے پیچھے جھانکتے کیسے ہیں، اور اس زندگی کے پیچھے کیا کچھ ہے، اور کس طرح سے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا. تو جو زندگی ہے اس کے بیونڈ کیا ہے، وہ اصل حقیقت ہوتی ہے. تو میری شروع میں ہی ایز اے رائٹر یہ اپروچ رہی کہ میں دیکھوں کہ کلچرلی اور ثقافتی طور پر ہمارا مزاج کیا ہے. تو خیر میں نے سب سے پہلے چولستان، کیونکہ وہ علاقہ دیکھا ہوا بھی، رہے بھی، لوگوں میں رہے، تو وہ ایک طرح سے ان ایکسپلورڈ علاقہ تھا. تو جب دریا آیا تو لوگوں نے خاص طور پر سندھ میں اس کا بہت ویلکم کیا گیا. کیوں کہ ادھر سے سندھ کا بھی حصہ ملتا ہے، اور وہ تہذیب کو پیچھے سے جا کے وہ تھر سے جا کے ملتی ہے. تو ہمارے دوست تھر کے بارے میں لکھ رہے تھے، خاص طور پر عبد القادر جنیجو، خاص طور پر نور الہدیٰ شاہ. تو وہ پھر ایک پی ٹی وی کے جو رائٹرز کا ایک اپنا بھی تو ایک مزاج ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے پیاس میں ملتان کو اور چولستان کو، اور پھر بعد میں آپ کے سامنے ہے چاند گرہن میں سندھ آ گیا تھا، اور سندھ کا کلچر بھی آیا، اس میں اربن لائف بھی آئی. تو اس طرح سے یہ سارے جو ایریاز ہیں یا زندگی کے حصے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں. تو جب بھی رائٹر لکھے گا تو کہیں نہ کہیں وہ ان کو ملائے گا، کہیں نہ کہیں وہ ان کے دکھوں کو دیکھے گا. اچھا سر، ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جیسے ابھی آپ نے یہ ساری بات کی ہے سر، پہلے تو یہ تھا کہ جیسے ایک چینل تھا اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، اب اتنے سارے چینل ہیں، اتنے سارے رائٹرز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں جہانیہ شاہ نہیں ملتا، ہمیں رولیا نہیں ملتا، ہمیں جو ہے یاشر باؤ نہیں ملتا، ہمیں جیونا نہیں ملتا؟ سر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ تو پڑھا بھی رہے ہیں. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لمبی بات ہے لیکن میں اس وقت تو اس حساب سے کروں گا. بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کا ایک مینڈیٹ تھا، میں نے پہلے بھی بتایا. وہ مینڈیٹ یہ تھا کیونکہ وہ ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر کا حصہ تھا اور ہمارے خاندان کا حصہ تھا. اور خاندان میں کون ہوتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی، ماموں، والدہ، والد، بچے، بہن، بھائی، سب عزیز. تو یہ ایک ان سب کو ایک چیز دکھانی ہوتی تھی. تو لہٰذا ہمارے ڈراموں میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ حسینہ آپا نے ہو یا جن کا نام میں نے لیا، سب ایک فیملی کو دکھاتے تھے. اچھا، اور فیملی کی ویلیوز کو سامنے رکھا جاتا تھا، ایک بات. دوسرا یہ مینڈیٹ تھا کہ آپ پاکستان کے مختلف طبقوں اور مختلف علاقوں کی عکاسی کریں گے اور ان کو روشناس کریں گے پوری دنیا سے. اور اس ڈرامے نے کیا، یہ سب کو پتا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھے کہ خیبر پختونخوا اس وقت اس کا نام نہیں تھا، وہاں سے بھی پلیز آتے تھے، بلوچستان سے بھی آتے تھے، سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی. تو یہ سارا ایک پاکستان تھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کمرشل آسپیکٹ نہیں تھا، مارکیٹنگ نہیں تھی. اب آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ پیاس جب میرا آیا ہے تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے. کیسے پتا چلا؟ اس لیے پتا چلا کہ پی ٹی وی نے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ 10 منٹ رکھے ہوتے تھے، 10 سے 12 منٹ کہ جی بس اس میں ایڈ آ سکتا ہے. کیوں؟ ٹائم نہیں تھا نا، 8 سے 9 کا سلاٹ ہے، تو اس میں سے 50 منٹ کا ڈرامہ ہے تو 10 منٹ بچے. ان 10 منٹوں میں بھی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی تھی، آپ کو پتا ہوگا. تو مشکل سے 10 منٹ میں 9 منٹ کا ایڈ آتا تھا. تو اب جب پیاس آیا تو اس کے پیچھے ایڈ بے پناہ آنا شروع ہو گیا. تو اب مشکل پیش آئی کہ بھائی اس کو کیونکہ 9 بجے خبر نامہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر پلے کا مزہ نہیں آتا تھا. تو جناب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ کا ہوتا تھا وہ تو کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا تھا، ایڈ خود آتا تھا. تو وہ ان کے پاس سفارشیں آنا شروع ہو گئی کہ جناب ہمیں 1 منٹ دے دیجیے. کوئی کہنے لگا اچھا خیر. اس سے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی پھر یہ ہوتا تھا کہ اپنا معاوضہ بڑھا دیتا تھا، جو بھی ان کا ہوتا تو خیر یہ تو ان کا کام تھا. تو اس وقت پتا چلا کہ مارکیٹنگ میں کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس سے یہ طے ہوا کہ یہ جو کمرشل دور آیا ہے اس میں ان کے سامنے صرف پیسہ کمانا ہے.
अब जब पैसा कमाना है तो इन्होंने टारगेट किया हुआ है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की खवातीन को। अच्छा, खवातीन को क्यों किया हुआ है? क्योंकि उन्हीं मालकान के फ्रंट पे करंट अफेयर के चैनल हैं, तो वो उन्होंने ये किया कि वो चैनल भी चले और पीछे वाले चैनल भी चले। तो उसके लिए जरूरी था कि मेल व्यूअरशिप को अलग किया जाए और फीमेल व्यूअरशिप को अलग किया जाए, ताकि दोनों जगह वो पैसा कमा लें, और वो कामयाब हुए। अच्छा, मैंने खुद जियो पे काम किया, बोल मेरी मछली आपने उस दिन जिक्र भी किया था, तो वो हमने किया, लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे डिक्टेट कराना चाहा कि जनाब मार्केट वाला ये कहता है कि एक औरत को थप्पड़ मारना जरूरी है स्क्रीन पे, तो मैंने कहा बस आज के बाद मैं आपके लिए नहीं लिखूंगा, और मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब वो क्यों ऐसा करते हैं? वो असल में दबे हुए ख्वाहिशों, दबे हुए अरमानों और उन बेचारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, उनके गॉसिप को, दुख दर्द को वो एग्जेजरेट करते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो टीआरपी लेते हैं और मार्केटिंग लेते हैं। तो ये है बुनियादी वजह कि उसमें आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा इस तरह की चीजें कि जो फौरी तौर पर आपको अट्रैक्ट कर दें, फौरी तौर पर, और वो शूज जो भड़का दें, जो थोड़ी देर के लिए आपको भड़का के आग लगा दें और फिर थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाए। अब इस तरह के सीरियल्स आते रहेंगे, लोगों को याद भी नहीं रहेंगे, और वो वक्त के, ये इसको कहते हैं कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर है आपका, वो ये चीजें कंज्यूम करता है, तो वो मार्केटिंग वाले वही मसाला बनाते हैं जो मसाला बिकता है फौरी तौर पर, और बिकता कहाँ है? खास जगहों पर। अब पूरा पाकिस्तान आप भी उसमें है, वो नहीं देख रहा इसको, इन ड्रामों को। मेरी बच्चियां, जाहिर है कि मेरे पास 60-70% बच्चियां हैं क्लासरूम्स में, तो मेरा तो जाहिर है उनसे रोज का काम है उन बच्चियों के साथ। तो मैं पूछता हूँ, बच्चों आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो? तो वो कहते हैं सर हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो उसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं। मसलन कोई बच्ची ऐसी नहीं दिखाई उन्होंने जो शादी की बजाय अपने कैरियर को या अपने जॉब को या अपनी तालीम को अहमियत देती हो, ठीक है? तो वो आप जानते हैं सर, तो वो बच्चियां तो इस चक्कर में है कि किसी तरह हम पढ़ लिख जाएं, हम मुआशरे में अपनी एक स्ट्रेंथ बनाएं और ताकत के साथ हम जिंदा रहना सीखें। तो इस बुनियाद के ऊपर जो बच्चियां वो दिखाते हैं, तो मेरी जो स्टूडेंट्स है वो कहती है हमारी इसमें नुमाइंदगी नहीं है। ये इन बच्चियों को तो मसला शादी है, इन बच्चियों को तो मसला जो है वो मोहब्बत है, ये है वो है, जो कुछ वो कर। तो बहरहाल ये चीजें कमर्शियल हैं, इनका एक जमाना है, ठीक है, टेस्ट बदला जाएगा तो शायद ये बदल जाए, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मेरे मुल्क के लोग, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मसलन उसमें चाचा, मामा, नाना, नानी, वो जो बैठते थे सब, उनके किरदार नहीं है। मैं उन किरदारों को ढूंढता हूँ, तो वो तो हमारे अपने किरदार है ना। अब देखिए पीटीवी ने उन सारे किरदारों को दिखाया कि बुजुर्ग भी हैं हमारे घर में, दादी, नानी, सब वो किरदार हैं। खुद हसीना क्या आप देखेंगे तो वो पूरे फैमिली के किरदार होते थे। तो ये एक अलमिया है, ये मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्टली। और सर जो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर आपके वे ऑफ राइटिंग से, उसमें एक चीज है कि डिस्पाइट शोइंग सच अ सप्रेस्ड जो आप माहौल दिखा रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी जो कैरेक्टर होती थी, खवातीन जो होती थी, वो मतलब रोती पीटती नहीं थी, वो अपना हक मनवाना जानती थी। और आज जो है वो जलन, हसद और कुड़हन जो है उनसे निकल नहीं पा रही। जबकि एक तरफ हम कहते हैं कि जी विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जी औरत आज बहुत आजाद है, लेकिन अगर मैं असगर नदीम सैयद के ड्रामों में देखूं कि जी जब मैं इसमें फरियाल गौहर का एक रोल था आपके ड्रामे का, उसके बाद शकीला कुरैशी का, मतलब मैंने कहा ना कि यू नेम इट वाला, मैंने किसी औरत को थप्पड़ खा के रोते हुए नहीं देखा, मैंने किसी औरत को ये नहीं देखा कि जी वो बस पाँव की जूती बना के नहीं रखा, उसने अपना हक मनवाया। आज जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वही औरत जो है रो भी रही है और थप्पड़ भी खा रही है। बस यही वो बुनियादी इख्तलाफ है जो आपको भी है और मुझे भी है। बात यह है कि हमारे मुआशरे में बड़ी रिजिलियंस है,
हमारी खवातीन ने क्या नहीं किया, ये मैं कोई नारे के तौर पर नहीं कह रहा, मेरा कोई पॉलिटिकल एम नहीं है कि मैं खवातीन के हक में बात करूं, मैं बेसिक एज ए राइटर बात कर रहा हूं। तो हमारे जितने राइटर्स हैं, फिक्शन के जितने राइटर, प्रेमचंद से लेके 1901 में प्रेमचंद का आया अफसाना, ठीक है, हम तो उन्हीं के बाद आए ना। तो हमने कुर्रतुल ऐन हैदर को पढ़ा, हमने इस्मत चुगताई को पढ़ा, हमने इंतजार हुसैन को पढ़ा, हमने अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ा, हमने जितनों को पढ़ा और उसके बाद तक पढ़ा। किसने मुआशरे के तबकों की बात करते हुए औरत के हकूक की बात नहीं की? सबने की। प्रेमचंद का तो मैंने आपको इब्तदाई हवाला बता रहा हूं कि जिस तरीके से देख रहा था मिंटो साहब, उसने औरत को किस तरह दिखाया है, आपके सामने है सारा। तो हमारी तरबियत तो लिटरेचर से हुई है। अच्छा, ये तो है हमारा लिटरेचर। आप अंग्रेजी लिटरेचर में चले जाएंगे, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करता, तो उसमें भी आप देख लें कि औरत को किस तरह से पेश किया गया। आप जेन ऑस्टन को देख लें, 1814 में वो फौत हो जाती है, तो उसका सारा लिटरेचर प्राइड एंड प्रेजुडिस से लेकर सेंस एंड सेंसिबिलिटी लेके एमा, सारा देख लें। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। तो हर जगह आपको औरत एक शख्सियत के तौर पर, एक वजूद के तौर पर दिखाई देगी, और है, और ये हकीकत है। इस वक्त हमारे जो घर हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के, जो घर सुकून से या अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत कर, उसमें खातून का हाथ है, उसमें उस घर की खवातीन का हाथ है, सीधी सी बात है। उसके बगैर ये सब मुमकिन नहीं है। वो मुआशी तौर पर आजाद हो रही है, वो घर को संभाल रही है, वो तो जब ये सब हकीकत है तो फिर हम रोता हुआ क्यों दिखाएं? ये तो फिर करीने क्यास नहीं है, सीधी सी बात है। और मेरे ड्रामों का तो चलो छोड़ें, या बाकियों को भी छोड़ दें कि वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने किसी भी तबके की लड़की को उठाया। प्यास में अब इर्सा गजल का छोटा सा रोल है, जो निचले तबके की है, उसको बूढ़े से शादी की जा रही है। वो किस तरह डट गई थी, एक छोटी सी बच्ची हो, वो तो जाहिर है राइटर ने उसको ये देखा, तो राइटर ने फिर उसको उसी तरह दिखाया कि ये भी ये बेजुबान नहीं होती, ये बात कर सकती हैं, ये हक के लिए खड़े हो। तो तीनों तबकों की लड़कियों को मैंने उसमें अपने हक के लिए खड़े होते दिखाया, या इसी तरह और बाकी जगहों को। तो ये इसलिए नहीं है कि कोई तरस खा के हमने औरत को ये ताकत देने की कोशिश की, नहीं, ये उसका वैसे ही राइट है, वैसे ही वो ऐसी है। हमने पोर्ट्रे किया है और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पोर्ट्रे किया। सर, इतना जबरदस्त आपसे मुझे आज सीखने को मिल रहा है। एक ऑनर जरूर मैं अपने देखने वालों को बताऊंगी कि मैंने सर के एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि सर के जो उस्ताद हैं वो डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं। आज मैं बहुत फख्र से ये सर, मैं आपको कहूँगी आप मेरे पीर भाई हैं, क्योंकि 2004 में जब मैं अपनी मीडिया साइकोलॉजी का थीसिस कर रही थी तो डॉक्टर अनवर सज्जाद ने मुझे मीडिया फिलॉसफी पढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। तो आखिर वक्त तक मेरा डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा मैं राब्तों में भी रही। जब मैं लाहौर भी आई आखिरी दिनों में, वो जब थे उनकी तबीयत खराब की थी, मैं लाहौर स्पेशली उनसे मिलने आई। तो सर, एक तो आपके उस्ताद ये हैं डॉक्टर अनवर सज्जाद, और किन किन से सर आपने इंस्पिरेशन ली है? एक्चुअली डॉक्टर साहब से तो दोस्ती का रिश्ता बहुत पहले से है, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं खास उनके दोस्तों में, और बल्कि खानदानी घरेलू दोस्ती, मेरे तो पूरा फैमिली में वो घुसे रहते थे। और सच बात ये कि जब तक वो प्रैक्टिस करते थे लाहौर में, तो हम किसी और डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। मेरी बेगम किसी बच्चों को लेके कहीं नहीं जाती थी भारत। तो वो एक रिश्ता, जब मैं टीवी में मैं लिखना शुरू कर दिया तो मुझे एक दिन सायरा काज़मी लाहौर टीवी पे थी, उस जमाने में कुछ देर के लिए आई थी, तो मैंने उनके साथ काम बाद में भी किया और उस वक्त भी किया। तो उन्होंने मुझे कहा, असगर बात सुनो, तुम बड़ा अच्छा लिखते हो और तुम्हारा दोस्त है अनवर, तो तुमने उनके ड्रामे देख। मैंने कहा हाँ, टीवी पे जो उनके ड्रामे आते हैं तो मैं देखता हूँ। नहीं,
उनका एक ड्रामा है कोयल, वो पीटीवी ने किया नहीं, पॉलिसी की कोई वजह होगी, कोई बात होगी, तो तुम जरा उसको पढ़ो। तब मैंने पढ़ा, बाद में तो खैर उनके ये ड्रामे शाया हो गए मूरत के नाम से, संगे मीले छापे हैं, वो मौजूद है, लेकिन ये बात की बात है। तो मैंने पीटीवी के लाहौर के अंदर बैठकर डॉक्टर साहब का वो स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मैंने उससे पहले इशफाक साहब का स्क्रिप्ट भी देखा था, तो मैं बहुत हैरान रहा कि इतनी बारीकी से, अगरचे मैंने डॉक्टर साहब की तहरीरें बहुत पढ़ी थी, उनके हाथ की लिखी हुई, उनके नावल रहा तो मुझे दिखाते थे, मेरे साथ उनका रिश्ता ही ऐसा था। तो मैंने कहा डॉक्टर, मैं उनको डॉक्टर कहता था, शाम को मिले, मैंने कहा डॉक्टर यार तूने तो हमें बताया ही नहीं, तुम किस तरह से ड्रामा लिखते हो? कहा तू कुछ है नहीं। मैं कहा नहीं यार, बात ये है कि मैं आज पढ़ के आया। अच्छा किए सब बोलते थे। मैं कहा यार उसमें ऐसा है कि आपने एक छोटी छोटी बात भी मॉनिटर की हुई है कि क्या उसके कपड़े थे, किस तरह से उसने, क्या उसका मेकअप था, क्या था, ताकि रियलिटी आए। तो ये जो बात आपने की है, तो उसका एक तो ये वजह। दूसरा, जब वो एनसीए में पढ़ा रहे थे, आप शायद कराची में उनसे पढ़ी हूँ, कराची में भी उन्होंने पढ़ाया, लाहौर में भी उन्होंने पढ़ाया। तो जब वो कराची जाने लगे तो मुझे उन्होंने बुलाया कि गल सुन, तू मेरा जानशीन है। और मैं कहा मैं इशफाक अहमद ने भी मुझे ये एजाज बख्शा हुआ है, तो मुझे खुशी है आप दोनों के जानशीनों ने की, तो लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। बात क्या है? कहने लगे मैं कराची जा रहा हूँ, तो तुम ना एनसीए की मेरी क्लास आगे से तुमने कंटिन्यू करनी। तो ये वो दिन है, स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे वो दे के गए कि ये अब आप, उस दिन से मैं आज तक स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ा रहा हूँ। अगरचे मैंने स्क्रिप्ट लिखना तो खुद से सीखा या इधर उधर से देखकर सीखा, लेकिन पढ़ाने का जो तजर्बा था वो अनवर सजाद ने मुझे दिया, और उस दिन के बाद फिर मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया, और मैं अब तक माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो ये अनवर सजाद की शागिर्द होना एक बहुत अच्छी बात है। उनकी वफात के बाद डॉन ने मुझसे उनकी ऑबिचरी लिखवाई थी, एक बहुत बड़ा आर्टिकल, तो मेरे लिए वो भी एक एजाज की बात है कि उन्होंने सोचा कि ये ही बंदा है जो उनके इतना करीब रहा है। तो बहरहाल ये एक देन है दोस्तों की। सर अभी आपने कोयल ड्रामे का जिक्र किया, मुझे उसका एक डायलॉग आज भी याद है कि ये कशिशे शकल के नहीं, कशिशे दिल के मामलात हैं। वाह, तुम बहुत पढ़ी हुई हो भाई इस मामले में, वाकई ये बात सही है आपकी। और कोयल की तो मुझे अब भी, या भी शायद बाद में छपा, मेरे ख्याल मूरत में है वो तो। और अनवर सजाद के तो आपको पता है कि जुमले और उनकी बातें और उनका वो सारा मिजाज बहुत ही कमाल का था। सर नो डाउट, वो तो मैं कहती हूँ, मैं तो उनको अक्सर कहा करती थी कि डॉक्टर साहब आप गलत प्लेनेट पे आ गए हैं, क्योंकि जितना उनका आईक्यू था और जिस तरह वो लिखते थे। और सर फिर अब जब उनका जानशीन है, तब एक तो डॉक्टर अनवर सजाद खुद, फिर जिसका जानशीन असगर नदीम सैयद हो, कि एक और बहुत बोल्ड टॉपिक सर आपने क्या किया, जमीन से खुदा जमीन से गया नहीं, वो सच है बोल्ड टॉपिक है। दो भाइयों की कहानी, एक रास्ते पे चल पड़ा, दूसरा दूसरे रास्ते पे। सर जरा उसका भी हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब 2000 के बाद 9/11 के बाद पाकिस्तान उस जंग में मैं तो कहूँगा कि ज़बरदस्ती उसको घसीट लिया गया, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, एक अजीब फिजा मुल्क में टेररिज्म की सामने आई, तो उस पर ये सोचा गया प्राइवेट प्रोडक्शन ने कि भी एक सीरियल होना चाहिए ताकि हम वो सारी सूरत हाल, बैकग्राउंड और वो सारे मसाइल जो हमें दरपेश हैं वो दिखाए। तो फिर ISPR के ताउन से मैंने वो रिसर्च की, और वो रिसर्च इस हद तक गई कि बाकायदा जहां उन टेररिस्ट्स को पाक फौज ने शिकस्त दी और उनके छोड़े हुए जो मोर्चे थे उन तक को देखा,
اور اس میں کیا کچھ نکلا اور کیا تھا. تو وہ ساری ریسرچ کرنے کے بعد کہ کس طریقے سے یہ فینومنا پیدا ہوتا ہے, کس طریقے سے جو ہے ہمارے معصوم بچوں کو جو 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 پاورٹی لائن کے نیچے ہوتے ہیں ان کو مدارس میں کس طریقے سے داخل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پورا بیک گراؤنڈ دکھانے کے بعد پھر وہ ایک سیریل دکھایا گیا اور اس میں جو ڈیٹیل ہو سکتی تھی وہ دکھائی گئی. تو وہ پہلا سیریل ہے جو بیک وقت ہم ٹی وی اور پی ٹی وی پہ ایک ساتھ چلا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ویورشپ جو ہے وہ ٹیریسٹوریل بھی ملے اور پرائیویٹ کی بھی ملے. بہرحال یہ شکر ہے اچھا تجربہ ہوا اور اس میں اپنے ملک کے کی ایک طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کی. That was excellent. جب بھی ایک انسان تھوڑا سا ماحول اور فلو سے ہٹ کے کوئی چیز کرتا ہے, کوئی نیا تجربہ کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 70 اور 80 کے دہائی میں فیوڈلزم تھے اور جو انٹیریئر سائڈ پہ جو سارے سوسائٹل ایشوز دکھائے گئے, تو اور یو ور دا ون کہ جس نے وہ قلم اٹھایا اور آپ نے بالکل کھول کے معاشرے کا ایک وہ حصہ بھی جو ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ تھا ہمارے سامنے لے کر آئے. تو سر آپ نے بھی کوئی ایشوز فیس کیے پھر؟ ایکچولی رائٹر کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ رائٹر دنیا میں جو بھی ہیں وہ بہت بولڈ لکھتے ہیں, اور جنہوں نے بھی لکھا ظاہر ہے جتنے رائٹر اچھے رائٹر ہوں گے بولڈ لکھیں گے. تو ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, اور اس کا سامنا کیا بھی. اور اس حوالے سے 2014 میں مجھ پہ حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو یہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سچائی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں, اگر آپ کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, آپ انسان دوست ہیں, تو آپ کو اس سے محبت ہی ہوگی, کوئی آپ کو اس طریقے سے نہیں لے گا. اور شکر الحمدللہ کہ میں آج اسی اپنے ملک کے اندر ہوں, خوشی کے ساتھ رہتا ہوں. الحمدللہ سر. اچھا سر, ایک چیز اب بتائیں, بہت سارے لوگ جو ہیں, یہ سوال میں اس لیے بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتی رہی ہوں اور میڈیا ڈپارٹمنٹ میں میڈیا اسٹڈیز کو. سر جیسے آپ کے اسکرپٹس ہیں, ہم نے بہت کچھ سیکھا, ڈاکٹر انور سجاد ہیں, امجد اسلام امجد ہیں, حسینہ آپا ہیں, بہت بڑے بڑے سارے نام ہیں. سر آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کوئی نئی چیز ایکسپلور نہیں کرنا چاہتا ہوتا. مطلب میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ اگر اس کو سیکھنے کا بولو تو فار ہم بس بالی ووڈ اور ہالی ووڈ, اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے آگے بھی وہ اس کی نظر میں چیز ہے. مطلب کہ شاید روم میں بھی موویز بن رہی ہیں, ایران میں بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں, بہت ساری جگہوں پر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے نہ کچھ اور اس چیز پہ کام ہو رہا ہے. سر اس میں مجھے آپ کی گائیڈنس چاہیے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ میں تو 20 سال سے پڑھا رہا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں. دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فلم میکنگ ہے یا یہ ایک اسپیشلائزڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر بندہ فلم میکر نہیں بن سکتا. آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیونکہ آپ پڑھا رہی ہیں. تو اور دنیا میں بھی جو ایک مخصوص مزاج کے ذہن ہوتے ہیں, کریٹو ذہن ہوتے ہیں, ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ویژن رکھتے ہیں کہ جو خوابوں کو بھی کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس فلم کے میڈیم میں. تو ایک تو یہ کہ ہر بچہ فلم میکر نہیں ہوتا. ہم کہتے بھی ہیں ان کو کہ چلیں آپ میں سے کوئی ایڈیٹر بن جائے, کوئی رائٹر بن جاتا ہے, کوئی فوٹوگرافی اچھی کر لیتا ہے, کوئی اچھا اسکرپٹ بنا لیتا ہے, کوئی اچھی پلاننگ کر سکتا ہے, ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے. تو آپ اپنے اپنے رول دیکھ لیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شعبے کھلے تو اس میں وہ بچے آئے کہ جن کو میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا, کامرس میں داخلہ نہیں ملا, کیونکہ والدین کی پریارٹی کچھ اور ہے. آپ والدین سے پوچھیں, کوئی نہیں کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو فلم میکر بنانا چاہتا ہوں, میں اپنے بیٹے کو فوٹوگرافر بنانا چاہتا ہوں. آپ نے 3 ایڈیٹ میں دیکھ لیا تھا, انہوں نے اس ایشو کو دکھایا تھا کہ ایک نیچر فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, باپ کے پاس آرگومنٹ ہے کہ کھائے گا کیا, تو وہ انجینئرنگ میں اس کو بھیجتا ہے. تو یہ صرف ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے, یہ ہمارا پورا
इस जगह का मिजाज है। तो इस वजह से वो बच्चा आता है जो वालिदैन की वजह से कहीं और नहीं जा सका, तो वो कहते हैं चलो ये डिग्री ले ले, हो सकता है इसमें वो चल जाए। तो ऐसा होता नहीं है, उनके टैलेंट को फिर प्रूव करना पड़ता है कि इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिल्म मेकिंग की तरबियत लें, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैस कम्युनिकेशन की लें, या जो भी है। तो बहरहाल एक तो ये इशू है। दूसरी बात ये है कि आप उस मुल्क में पढ़ा रही हो खदीजा जहां फिल्म अपने अरूज पे आने के बाद एक्सटेंट हुई है, खत्म हुई है, उसका वजूद खत्म हुआ है। तो ये अजीब व गरीब अनोखा मुल्क है जहां आप फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हो, फिल्म मौजूद नहीं है। अब इसमें मैं अपने बच्चों को कहा करता हूं कि ये ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग ये है कि पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, आपके पास पूरा सफर है, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपका कंपटीशन ही नहीं है। आप आओ, सीखो और फिल्म मेकर बन जाओ। अपना छोटा सा कैमरा लेके छोटी फिल्म बना के डाल दो फेस्टिवल में, वो आपको लीड करेगी, कहीं ले जाएगी। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो आदमी फिर बढ़ता है कि भाई कुछ करे। तो एक तो ये रीजन है। बाकी जो बात आपने की, ये बात हम भी करते हैं। देखें वियतनाम तक में सिनेमा है, फिलिपाइन का सिनेमा इस वक्त बहुत अच्छा सिनेमा है। अच्छा, हांगकांग का सिनेमा की पूरी हिस्ट्री है, चाइना की पूरी हिस्ट्री, जापान, आपको पता होगा, आप चूंकि पढ़ाती हैं, कि हॉलीवुड के साथ जापान ने टक्कर ली थी 30s में 40s में। अच्छा, और फिर ईरान तो चलो फिर बाद में आया, बाद में नहीं आया, शाह के जमाने से ईरान मौजूद रहा सिनेमा में, और फिर उसके बाद फिर उसके एक्सपेरिमेंट हुए। तो यहाँ तो सिनेमा दुनिया पूरी का है। लेकिन छोड़े यूरोप को, यूरोप तो पाइनियर है, लीडर है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, ये 4 मुल्क तो आपके सामने हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इसके अलावा भी ये सारा सिनेमा मौजूद रहा है। बल्कि बॉलीवुड जो सबसे बड़ा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उस पर सिर्फ 20 सफ़े हैं। क्यों? और 20 सफ़े क्या हैं? टाइटल देखें क्या है, कमर्शियल इंडियन सिनेमा, बस कमर्शियल। जबकि दुनिया का सिनेमा कमर्शियल तो है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल नहीं है, उसके अलावा वो आर्ट है, और उसमें पूरा 75% क्लासिक लिटरेचर अडेप्ट हो चुका है। तो ये देखें ना, और आपके पास इंडो पाक में कितना लिटरेचर पड़ा हुआ है, जरा नहीं अडेप्ट हुआ, सिवाय मुराजान अदा के, सिवाय एक आध चीज और के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये मसाइल हैं। आपके सवाल के जवाब के एंड में आ रहा हूं कि इन बच्चों को, इन फिल्म मेकर्स को हम नए थॉट्स पे कैसे लाएं। वो एक ही तरीका है, वो एक ही, आपके सवाल का जवाब एक ही तरीका है कि वॉच वॉच एंड वॉच। जब तक ये फिल्म नहीं देखेंगे और ज्यादा नहीं देखेंगे, ये कदम नहीं बढ़ा सकते। अब मसला फिल्म देखने का क्या है, ये साइंस फिक्शन देख के फारिग हो जाते हैं? नहीं, डिफरेंट जॉनरास को बड़े पेशेंस के साथ देखना पड़ता है। और इतने जॉनरास आ गए हैं कि 20 से भी ज्यादा हो चुके हुए हैं, जिसके अंदर बायोपिक से लेकर क्लासिक से लेकर तो मोस्ट मॉडर्न और सुरियलिस्टिक सिनेमा तक मौजूद है। तो इनको सब देखना पड़ेगा। जब तक ये सब नहीं देखेंगे, वो नहीं इस काबिल हो सकते कि आइडिया क्राफ्ट कर सके। आइडिया ही गेम है, फिल्म मेकिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आइडिया है। वो अगर आइडिया आपके पास नहीं है, आप फिल्म नहीं बना सकते। 12 तो ये बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिन पे हम काम करते रहते हैं। Exactly. अच्छा सर, एक चीज मुझे आप और गाइड करें। जैसे आपने कहा कि हर शख्स जो है फिल्म मेकर नहीं बन सकता, इसी तरीके से सर डू यू थिंक कि हर शख्स राइटर भी नहीं बन सकता? कुछ लोगों को जाम ये होता है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, और अक्सर मुझे इस तरह के खुद साख्ता दानिश्वरों के साथ मेरा इंटरेक्शन रह चुका है कि जिनका ख्याल है कि शायद वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सर मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या जो मैं ये सोचती हूँ ये सच है कि हर शख्स राइटर भी नहीं बन सकता? बिल्कुल सही है। देखिए, प्रैक्टिशनर होना और बात है। आप प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, मतलब अब मेडिकल साइंस है,
इसमें लाखों प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन साइंटिस्ट कोई कोई है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट आपको कम मिलेंगे, आपको प्रैक्टिशनर्स ज्यादा मिलेंगे, आपको टेक्नीशियंस ज्यादा मिलेंगे जो होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, उनका भी एक रोल होता है, मैं उनको कम नहीं कर रहा, उनका अपना एक रोल होता है। तो इस वक्त भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पोइट्री को या नॉवल को या शॉर्ट स्टोरी को, वो अच्छी बात है, यानी उनको एनकरेज करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब के सब अपनी क्रिएटिविटी की बहुत आला सतह पे, ये जरूरी नहीं है, या उन्होंने अपने आप को डिस्कवर कर लिया हो, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए जाहिर है आपको एफर्ट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी मैट्रिक में था, या मेरे अलावा जितने राइटर्स बड़े लोगों की बातें आपने पढ़ी होंगी, तो उस वक्त से एक तजस्सुस रहा कि जिंदगी क्या है, इसको लिखना कैसे है। फिर कदम बढ़ाया, फिर थोड़ा चले, फिर कम चले, फिर गिर गए, फिर उठे। तो एक कांस्टेंट आपका जर्नी है। अगर तो कोई राइटर अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी है, तो वो फिर जर्नी में जाएगा। एक दिन में, एक रात में घर बैठे वो बड़ा राइटर नहीं बन सकता, उसको उस जर्नी में, सफर में जाना पड़ेगा, और फिर जो कुछ होता है वो तो आप जानती हैं, वो उसको फेस करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस तरह से मैं इसको इस तरह देखता हूँ। सर, एक अच्छा राइटर जो है कैसे बना जा सकता है? मतलब अगर मुझे लिखने का शौक है तो मैं राइटर बनना भी चाहती हूँ, मुझे क्या करना होगा? एक तो पहली चीज तो ये है कि खुद को पहले एक्सप्लोर करें, ठीक है। एक्सप्लोर कैसे होता है? एक्सप्लोर ऐसे होता है कि आप पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ते हैं इजी रीडिंग, उसके बाद थोड़ा आप ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला आपको थोड़ा सा और ज़ौक देता है। ज़ौक की बात कर रहा हूँ, वो जो टेस्ट आपका डेवलप होता है, वो टेस्ट आपको बताता है कि नहीं, अब मैं ये किताब नहीं, ये पढ़ूंगी। फिर आप उसको पढ़ते हो, फिर वहां से एक सीढ़ी है ना, फिर आप अगली सीढ़ी पे आते हो। तो जब ये टेस्ट डेवलप करके आप क्लासिक तक जाते हो और नोबेल लॉरिएट्स तक के लिटरेचर तक पहुंचते हो और उसे अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर समझ लो कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। अब किया है तो फिर आपका काम खत्म। आगे जो कुछ हुआ वो खुद लिखवाएगा आपको, वो जो तजर्बा है आपको खुद लिखवाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, वो आपको मजबूर करेगा, लिखो, मुझे ये कहानी है, मुझे लिखो। कहानी खुद कहेगी मुझे लिखो। तो वो लम्हा आता है तो वो समझो कि अब वो राइटर है, और उसके अंदर अल्लाह ने वो ताकत, वो तख्लीकी कुव्वत रख दी है। तो रास्ते हैं। अब यूं सोचना कि मैं 2 किताबें पढ़ूं, 4 किताबें पढ़ूं, अच्छा किताबें भी किस किस्म की, ये देखना पड़ता है ना कि आपने पढ़ा क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये भी एक तरह का सफर है, पढ़ने का सफर आप पूरा करें, फिर आप छोड़ दें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, फिर आपके अंदर का राइटर अपना रास्ता निकाल लेगा। दैट्स ग्रेट सर, आपने इतना जबरदस्त तरीके से गाइड किया। सर, जब लिखने की बात ही, बस मैं अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि सर आज जब हम कभी बात करते हैं, जिस किस्म के ड्रामे आज दिखाए जा रहे हैं, जिनसे मैं काफी हद तक इख्तिलाफ करती हूँ, जो उसमें दिखाया जाता है, सर जब बात करो उनके बनाने वालों से तो वो ये कहते हैं लोग देखना ये चाहते हैं। सर, तो लोग तो जब ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस तो हम लोग भी ऑडियंस थे जब हमने ये सारे ड्रामे देखे, हमने समंदर देखा, हमने दरिया देखा, हमने प्यास का जायका भी चखा, हमने ख्वाहिश भी की, हमने किरचियां भी समेटी। तो सर ट्रेंड तो मतलब ऑडियंस तो कब से ऐसा होने लगा? इनको कौन बताता है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है? ये मिसकंसेप्शन है और मिसपरसेप्शन है, और ये मार्केटिंग का टूल है और कुछ भी नहीं है। असल में होता क्या है कि इन्होंने जिस ऑडियंस को, आर्टिफिशियल ऑडियंस को इन्होंने जो केटर कर रखा है, इनकी बिसात वहां तक है, वहां से इनको इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये समझते हैं लोग देख रहे हैं। मुझे बताइए रूरल एरिया कितना ज्यादा है, ठीक है, अर्बन क्लास में भी आगे क्लासेस हैं,
ठीक है, ये कहां तक पहुंचेंगे? इनके पास कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये बताएं कि लोगों ने इतने वास्ट एरिया में ये टेलीविजन पे एक प्ले को देखा? एक मिडिल क्लास का एक सेगमेंट है, वो देखता है। वो क्यों देखता है? मुतबादल नहीं है, आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या करेंगे शाम को बैठकर? ये फीलिंग है, भूख लगती है, इंसान को लगती है ना, तो जो कुछ होगा खाएगा कि नहीं खाएगा, चॉइस रहेगा उसके पास। उसने पेट भरना है, रात को भूख लगती है तो जो मिलेगा वो खाएगा। इस पे जवाब दिया था मुन्नू भाई ने, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। वो जवाब मैं दोहरा देता हूं कि कुत्ते को जब कुचला डाला जाता है जिसमें जहर होता है तो वो खा लेता है ना। क्यों खाता है? क्या उसको जहर पसंद है? नहीं पसंद, उसे भूख लगती है। भूख लगती है तो वो उसको खुराक समझ के खा लेता है और मर जाता है। तो ये फिलॉसफी मुन्नू भाई ने ये जवाब दिया था इनको कि जी लोग ये पसंद करते। वो कैसे, किसने बता दिया? लोग मजबूर हैं, आज उनको अच्छा दिखाएं वो अच्छा देखना लगेंगे। आप उनको सब्स्टिट्यूट करें। अब ये 10 चैनल हैं, 10 ड्रामे दिखा रहे हैं, 10 के 10 एक चीज बेच रहे हैं। मैं इनसे कई दफा कह चुका हूं, सौदा बदल लो। देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे हर दुकान पे एक ही चीज पड़ी हुई है तो क्या कंपटीशन हुआ? आम मैं यहां से भी ले रहा हूं, आम मैं वहां से भी ले सकता हूं। हाँ, एक जगह कुछ और चीज पड़ी हो, एक जगह कुछ और चीज पड़ी हो, तो चॉइस है ना। तब मैं खुशी से चॉइस लूंगा कि नहीं यार, मुझे ये नहीं चाहिए, आम नहीं चाहिए, मुझे आज ये फ्रूट चाहिए जो सिर्फ इसके पास है, मुझे आज ये चीज चाहिए जो सिर्फ इसके पास है। तो भाई फर्क ही डाल लो। आप 10 मुख्तलिफ ड्रामे बनाने शुरू कर दो तो चॉइस मिल जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसको क्या पसंद करता है। तो ये तो ढकोसले। सर आप यकीन करें, आपको बताऊं, सवाल इतने हैं कि और जब मौका मिले और आप जैसा उस्ताद ने हो तो फिर दिल करता है कि आपसे सिर्फ सीखा जाए, आप बताते जाएं, सीखती जाऊं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने टाइम निकाला है। लेकिन सर जाने से पहले अगर आप वो सुना दें, अभी कुछ दिन लगेंगे। वो तो किताब लानी पड़ेगी। अच्छा, मैं बात करता हूँ उतने में, किताब अगर आ जाए, वो कुलियात, अधूरी कुलियात, तो वो असल मुझे नज्म याद नहीं रहती, किस्सा ये है। तो फिर किसी वक्त सही, या देखते हैं अगर मुझे मिल गई तो। एक्चुअली ये होता है कि मैं मुशायरे, अगर मुशायरे पढ़े जाए ना तब नज़में याद रह जाती है। मुशायरे में पढ़ता नहीं। मुशायरा एक पूरा एक प्रोफेशन है और मेरा वो ज़ौक नहीं है। मसलन मैं सारी रात बैठ के बुरी पोइट्री नहीं सुन सकता। अपनी एक चीज़ सुनाने के लिए मैं 10-20 चीज़ें क्यों सुनूं? तो वो एक तरह मिजाज नहीं है। और मुझे कहीं पढ़ना भी पड़े तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई मुझे पढ़वा लो, फिर मैं जाता हूँ। तो वो मुझसे नहीं इस तरह बैठा जाता। तो इस वजह से वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो फिर कभी सही। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं सुना दूं। सर मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है, प्लीज अता हो। अच्छा ठीक है, मैं एक नज्म अपनी सुना देता हूँ। ये एक नज्म है, सॉरी, हाँ 161। ये है 14 अगस्त, आज से 11 साल पहले जी सर की 14 अगस्त की एक नज्म है। तो वो मैं सुनाता हूँ। उसमें ये है, उसका उन्वान है मुसाफिर। एक सेकंड, हाँ, 14 अगस्त के मुसाफिर। मुसाफिर 60 बरसों के अभी तक घर नहीं पहुंचे। वाह। मुसाफिर 60 वर्षों के अभी तक घर नहीं पहुंचे। कहीं पर रास्ते की घास में
अपनी जड़ों की खोज में तारीख के घर का पता मालूम करते हैं। क्या बात है सर। कहीं पर रास्ते की घास में अपनी जड़ों की खोज में तारीख के घर का पता मालूम करते हैं, मगर तारीख तो बरगद का ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तो सरहदों को चीर के अपने लिए रास्ता बनाती हैं। मुसाफिर 60 बरसों के बहुत हैरान बैठे हैं कि अब तारीख के बरगद के नीचे मजहबों के और अकीदों के कई ताजिर मुअर्रिख बन के बैठे हैं। कभी तारीख के बरगद के नीचे सूफिया, संतों, मलंगों और भक्तों का बसेरा था, मगर अब तो वहां बाजार है, मंडी है, हर एक फलसफे और फिक्र की माजून बिकती है। कहीं मजहब के ताजिर हैं, कहीं ख्वाबों के सौदागर। बहुत ही भीड़ है और शोर है। तारीख ले लो, ख्वाब ले लो, ख्वाब की ताबीर ले लो, अदलिया के ताक की जंजीर ले लो। मुसाफिर देख लो, सब कुछ है इस बरगद सराय में, मगर साया नहीं है, पेड़ का साया। बहुत महरूम है हम, पेड़ का साया नहीं मिलता। मुसाफिर 60 बरसों के अभी तक घर नहीं पहुंचे, कहीं पर भी नहीं पहुंचे, कहीं पर भी नहीं पहुंचे कि सुबह नीम वादा में धुंधलका ही धुंधलका है, कि शामे दर्द फितरत में कहीं पर एक रास्ता है। नहीं मालूम वो किस सम्त को जाकर निकलता है। मुसाफिर 60 बरसों के बहुत हैरान बैठे हैं। न साया है न हमसाया। मुसाफिर 60 बरसों के बहुत हैरान बैठे, न साया है न हमसाया। मुसाफिर 60 बरसों के बहुत ही बेखबर है, कौन सी तारीख में अपने लिए एक घर बनाना है। मुसाफिर 60 बरसों के अभी तक घर नहीं पहुंचे। क्या बात है सर, क्या कहने सर, क्या कहने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके कीमती अल्फाज का। मेरे लिए आज का दिन यादगार रहेगा और मेरे लिए आज ये वक्त इतना यादगार रहेगा। सर सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके दोस्त जो देखेंगे उन सबका शुक्रिया। बहुत अल्लाह।